कई दिनों पहले भाजपा सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया था। इसी के साथ भाजपा सरकार 2014 से आई है, उसके बाद से अब तक कई जिलों और शहर के नाम बदले जा चुके हैं। इस पर जब भी सरकार से कोई सवाल किए गए तो सरकार ने हमेशा ये बयान दिया है कि ये बदलाव जो है हम आज के युवाओं के लिए कर रहे हैं और उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज के दिन में जो समस्याएं चल रही हैं, आज के युवाओं के लिए जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो स्टार्टअप फेलियर्स की हो, क्राइम रेट्स जो लगातार बढ़ रहे हैं, इन बारे में कोई भी राजनीतिक बयान सामने नहीं आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज के युवाओं से। एक बात करेगा नेहरू मेमोरियल और जो नाम बदले जा रहे हैं लगातार, उनके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। दूसरा ग्रुप बात करेगा कि आज के टाइम पर जो समस्याएं चल रही हैं उस पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए जुड़ते हैं इन स्टूडेंट्स के साथ में। सबसे पहला मेरा सवाल है कि कई शहर और जिलों के नाम जो बदले गए हैं, ये नाम बदलने का फैसला कितना सही है और इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आज के युवाओं पर या इस देश पर। मेरा नाम अंजलि है एंड मैं एमएसयू लॉ फैकल्टी से हूँ। आजकल ये जो नाम बदले जा रहे हैं उससे जो अपनी जो हिस्ट्री है, हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है, वो लोग आज की युवा है जिनको जानना चाहिए, जिनको उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर नाम बदल जाएंगे तो आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में कम जानकारी प्राप्त होगी। और ये जो नाम है वो हमारी अगर हम कहते हैं हम सेक्युलर कंट्री है तो उसमें ये जो नाम है वो बहुत कि अगर सब लोग अगर एक रिलीजन के बेसिस पे अगर देखेंगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है तो नहीं, अगर मैं इसको एज ए पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री देखती हूँ। और अगर इंडियन हिस्ट्री है अगर जिसमें इंडियन हिस्ट्री में अगर जिसको जो नाम इतने टाइम से चला आ रहा है उसको बदलने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारा जो इसके ऊपर कितने खर्चे होते हैं, 100 to 200 करोड़ ऑफ रुपीज़ इस नाम बदलने के लिए ही खर्च किए जाते हैं। इसको अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करें तो यूथ पे इन्वेस्ट करें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा यूथ का भी, और आने वाली जनरेशन को भी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होएगी। मेरा नाम व्रज पटेल है और मैंने अभी मेरा एमकॉम क्लियर किया है। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे ये लोग सिर्फ पर्टिकुलर एक फैमिली के नाम पर, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर अटैक किया जा रहा है। मैं सीधा बोलना चाहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, जो पिछली गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं एक एजेंडा चलाया जा रहा है। मैं ये एजेंडा पे बात नहीं करूँगा, लेकिन जैसे हमारी बहन ने बताया कि 100 से 200 करोड़ जितना खर्च यहाँ पे हो जाता है, तो वो उनकी बहुत ही सही बात है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेहरू जी ने, उन्होंने IIT, IIM, इसरो ऐसी कई अच्छी संस्थाएं उन्होंने दी हुई है। तो क्या है कि उनकी एक हिस्ट्री को याद करने के लिए वो सभी जगह का नाम और जो रोड्स है, जो बिल्डिंग्स है, उन सभी का नाम नेहरू, गांधी या ऐसे किसी ना किसी नाम से है। लेकिन उससे हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले 8 या 9 साल से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चेंज हुई है। अगर उन्होंने भी कुछ नया किया है तो वो भी अपना नाम करेंगे। जैसे कि बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद का मोदी स्टेडियम उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम से नाम से रखा है, किसी को उससे आपत्ति नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब सरदार पटेल का नाम हटाना चाहा और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी का नाम रखा तो उससे दिक्कत थी। लेकिन अगर कुछ नया बन रहा है और नया स्टेडियम खड़ा कर दीजिए, नए म्यूजियम खड़े कर दीजिए, नई IIT, नए IIM खड़े कीजिए, इसरो के साथ साथ और कोई ऐसी कोई संस्था खड़ी कीजिए जो इसरो के और कुछ काम आ जाए। जैसे ही आज ही हमारे एक वैज्ञानिक ने बताया है कि हमें पैसा दो, हम लोग चांद तो क्या, हम मंगल और गुरु पर भी पहुंच जाएंगे, ऐसा एक बयान आया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है, सिर्फ नाम बदल देने से नहीं होता है। जैसे कि सब लोग पीछे पड़े हैं कि अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती कर दो, वैसे ही यूपी में तो चल ही आ रहा है। एक प्रथा बन गई है कि जहाँ एक पर्टिकुलर रिलीजियस के नाम है वहाँ चेंज करके आप पर्टिकुलर कहीं ना कहीं और रिलीजियस के नाम डाल रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनके जो नाम है, हाँ हमें पता है कि हमारा देश पहले गुलाम था, वो मानने वाली बात है। मुग़लों ने उसे गुलाम बनाया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, लेकिन तब जो था वो अलग था, वो सेक्युलरिज्म नहीं था। तो क्या है कि उसे मानकर, वो हिस्ट्री को ना हटाकर हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई ये नाम क्यों है, हमें हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ हिस्ट्री को नहीं जान रहे। अब जैसे देखो, आज हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं रिलीजियस का पढ़ो ऐसा आया है,
आज IAS IPS जो बने हैं वो कहीं भी रिलीजियस की बुक्स पढ़कर नहीं आए, IPS नहीं बने थे, लेकिन वो लोग एक्चुअल जो रियलिटी थी वो रियलिटी को पढ़ के IAS और IPS बने। अब आप लोग चाह रहे हो कि हिंदू धर्म का पढ़ो, मैं खुद हिंदू हूँ लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि आप हिंदू का पढ़ो और आप IAS IPS बनो, तो ये गलत चीज़ है। आप यहाँ पे स्कूल के जो सिलेबस है उसमें भी आप कहीं ना कहीं रिलीजियस का पार्ट बना रहे हो, उससे अच्छा है आप कोई ना कोई अच्छी ऐसी चीज़ कीजिए ताकि आप अपना नाम उसके साथ जोड़ सकें। हाँ, हम चाहते हैं कि 10 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए, मोदी साहब की गवर्नमेंट को हो चुके हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी नया किया, आपने रोड बनाया तो रोड का नाम रखिए ना, जो पुराना नाम है उसे हटा के कुछ नया मत कीजिए। बस हमारी यही अपील है। तो जैसा इन्होंने जवाब दिया कि कहीं ना कहीं नाम को हटाने की कोशिश की जा रही है, अब मैं इसी सवाल पे कोई और प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करूंगी कि इस बारे में दूसरे स्टूडेंट्स क्या दूसरा सोचते हैं, क्या सकारात्मक सोचते हैं, क्या उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं समानता दिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं विधि का छात्र हूँ MS यूनिवर्सिटी में। तो ये नाम बदलने की प्रथा है, कोई नई नहीं है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें ग्रांट करता है। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था तो उसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता हुआ, कोचीन का नाम चेंज हुआ, बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ। जो गुलामी वाली मानसिकता है उसको अपनी संस्कृति से जोड़ना, उसको बदलना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं लॉ के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इसमें एक और क्लाउज जोड़ना चाहूँगा कि नाम बदलना सही है जब तक आप उसको संस्कृत के साथ जोड़ रहे हो, अपने कल्चर के साथ जोड़ रहे हो। लेकिन इसमें हर्ज तब हो जाता है जब हम इसको माइनॉरिटी के खिलाफ घृणा के प्रति देखते हैं। जैसे यूपी में इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया, तो इलाहाबाद एक्चुअली एक संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब का एक रूप है, तो उसे बदलना, लोग इलाहाबादी कल्चर बोलते हैं, इलाहाबादी टेस्ट बोलते हैं, इलाहाबादी संस्कृति बोलते हैं, इलाहाबादी साहित्य बोलते हैं, तो उसे अचानक से प्रयागराज में ले आना। एक्चुअली जब सम्राट अकबर ने इलाहाबाद की स्थापना की तो उन्होंने नाम नहीं बदला था, उन्होंने इलाहाबाद शहर की खुद से स्थापना की थी। प्रयागराज संगम आज भी एक स्टेशन है वहाँ पे, वो नाम चेंज कभी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इलाहाबाद जब बढ़ा, वहाँ संस्कृति बढ़ी, वहाँ पर व्यापार बढ़ा, तो इलाहाबाद का नाम ऊपर आता चला गया। तो इसमें सोचने वाली बात है कि घृणा नहीं करने, अगर घृणा करके आप नाम बदल रहे हैं या राजनीतिक सोच से नाम बदल रहे हैं तब वहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी अगर नाम सही चीज़ के लिए चेंज हो रहा है, जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हुआ तो हम उसे महाभारत के कल्चर के साथ चेंज कर रहे हैं, तो वो गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ, हम गुरु द्रोणाचार्य के सम्मान में वो नाम डाल रहे हैं। तो इससे नाम चेंज होने से लोग बोलते हैं कि पैसा भी खर्च होता है, 200 करोड़ की इसमें ट्रांजैक्शन होती है। तो एटलीस्ट मैं मानना चाहूँगा कि जब तक वो राजनीतिक से प्रेरित ना हो, जब तक वो माइनॉरिटी के प्रति घृणा ना पैदा करे, तब नाम बदलने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि वो पैसे से एक्चुअली हम सब GDP भी बढ़ा रहे हैं, जो चेंजेस करने में समय लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, उससे एक जॉब भी जनरेट्स हो रही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक उसमें घृणा का भाव ना हो तब तक नाम बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि भारत में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसे लेकर आए दिन आंदोलन की खबरें भी हमारे सामने आई है। लेकिन देखा जाए तो जब तक ये राजनीति की बातें होती है, इस पर ज़्यादा डिबेट्स की जाती है, बजाय इसके कि हम सही मुद्दों पर बात करें। तो इस पर इनका क्या कहना है, ये हम जानते हैं। मेरा नाम अश्मी मुखर्जी है, मैं नवरत्न यूनिवर्सिटी की छात्री हूँ। इन्होंने जैसे कहा कि कई ऐसे मुद्दे आते जहाँ पे हम देखते हैं कि दो गवर्नमेंट्स के बीच में ही डिबेट्स चलती रहती है, और जो आजकल की दिक्कतें हैं, जैसे बेरोज़गारी हो रही है, हम अगर हमारे लेवल पे देखा जाए तो कितने सारे बच्चे हैं जो भारत को छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे जो है उनको ज़्यादा कमाने को मिलेगा, उनको फैसिलिटी ज़्यादा वहाँ पे मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, हम क्यों चाहेंगे नहीं कि हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं वो यहीं रहे, वो यहाँ की प्रगति में उनका योगदान दे, ना कि वो बाहर जाके सिर्फ कमाने की सोच के लिए वो बाहर चले जाएं। तो और काफ़ी ऐसे केसेस हैं, जैसे अब बंगाल में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ खड़े होते हैं जिसकी वजह से स्टेट का नाम ख़राब होता है। तो ना कि गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ डिबेट करे, ना कि सिर्फ टीवी पे आके, मीडिया पे आके कहे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बजाय उनके वो इस चीज़ को अमल करें, यही मेरा कहना है। मेरा नाम खुशी है और मैं MS यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, लॉ फैकल्टी से। मेरा ये मानना है कि आज के डेट में ऐसे कितने युवा हैं, कितने यूथ हैं जो अब जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इस टर्म को हम इकोनॉमिक्स में डिस्करेज्ड एम्प्लॉय कह देते हैं, क्योंकि उनको जॉब मिल ही नहीं रही है।
आप देखें तो हाल ही में योगी जी ने एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले प्रदेश में 17 से 18% तक अनएम्प्लॉयमेंट थी और आज की डेट में 5% हो गई है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ना चाहिए था, पर एम्प्लॉयमेंट 38 से 33% पे आ चुकी है। तो इसका बीच में जो गैप है वो गैप बहुत ह्यूज है। अगर आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ नहीं रही है, वो भी कम ही हो रही है। और देखा जाए तो जो वुमेन वर्क स्पेस है, जो औरतें हैं, वो कहीं ना कहीं अपना वर्क स्पेस छोड़ रही हैं। 2018 के बाद से आज की डेट में 2023 में 2 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जॉब छोड़ चुका है। वो आज की डेट में जॉब नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वो वर्क स्पेस उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। कोरोना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया हमारे देश में और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स और बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार लोग हो गए जो बैड जॉब्स हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ जॉब्स, गुड जॉब एंड बैड जॉब। गुड जॉब वो है जो आईटी सेक्टर्स के लोग कर रहे हैं और बैड जॉब वो है जो हमारे लेबर्स एंड बाकी लोग करते हैं। तो उनको कहीं पर भी सिक्योरिटी और सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती और वही जो है वो हमारे देश में अधिकतम मात्रा में देखी जाती है। तो बजाय कि आप ऐसे ऐसे स्कीम्स ला रहे हैं, अभी हाल ही में सरकार ने एक ऐसी स्कीम लाई थी, स्टार्टअप खोलने की स्कीम लाई थी, जो कि बहुत बड़ा फेलियर था। 80% उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया बट उनका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक, और इस चीज़ को आप नामकरण नीति से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युवाओं के लिए हित में बात करता है। तो ये युवाओं के हित में कहाँ? क्या इससे कोई इन्वेस्ट आता है हमारे देश में? क्या इससे कोई इलाहाबाद में इन्वेस्ट आ गया जिससे वहाँ के युवाओं को बहुत कुछ नया मिल गया है, चाहे उन्होंने नया कंपनी या नया स्टार्टअप खोल दिया? और सरकार का ऐसा मानना है और सरकार ऐसा एम बना रही है कि हम 10 लाख नए जॉब लेके आएंगे। क्या आपको लगता है इतने बड़े युवाओं, जितना ज़्यादा संख्या है युवाओं की, उसमें 10 लाख इनफ होगा? क्या वो सबका पेट पाल पाएगा? एक 5 बंदे का परिवार जो है उसमें एक बंदा कमाने वाला और 4 लोग खाने वाले हैं। तो क्या लगता है कि अगर जब वो एक बंदा ही कमा रहा है वो 4 लोगों का पेट भर पाएगा? एटलीस्ट उस घर के 2 लोगों को तो नौकरी मिले, लेकिन वो नौकरी भी नहीं मिल रही है। हाल ही में बिहार में कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि बिहार के युवाओं ने रेल में आग लगा दी थी, पूरे ट्रेन्स में आग लगा दी थी। तो क्यों? क्योंकि जितने भी जो गवर्नमेंट हमारे जो टेस्ट लेता है, जो पेपर्स होते थे, उसका बार बार डेट पोस्टपोन्ड होता जा रहा था, डेट का आ ही नहीं रहा था। तो आक्रोश में कोई भी यही करेगा। हमारे देश ने यही देखा है आज तक। जो हमें चाहिए होता है वो हमें आराम से मिलता ही नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और युवाओं को आज की डेट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो उन्हें चाहिए। मैं नमन ओझा नवरत्न यूनिवर्सिटी से। मेरा मानना ये है कि बेरोज़गारी एक लोकल लेवल पे भी हम देख सकते हैं उनको। एवरी टाइम हम लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट हमारा स्कीम्स नहीं ला रही, गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं कर रही, बट गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स लाए, जितनी भी फैसिलिटीज़ लाए, इम्प्लीमेंटेशन काम ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये सब का भी एक रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम एम्प्लॉयमेंट में हम हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर में एक हेल्प करें। जैसे कि स्टार्टअप की बात हुई अभी, जैसे कि हम हमारा एग्जांपल ले रहे हैं नवरत्न यूनिवर्सिटी में, हमको MSME से सपोर्ट्स मिल रहा है, हमको SSIP से सपोर्ट मिलता है, हमको एंकरेज हमारी यूनिवर्सिटी करती है कि आप स्टार्टअप में जाओ, हमको हमारी यूनिवर्सिटी देती है कि आप एम्प्लॉयमेंट, हमको स्टार्टअप, हमको आफ्टर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो गवर्नमेंट के भी, जैसे कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, अभी जो लोग स्टूडेंट नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोग के भी अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, पर उनको अप्लाई करना इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, जो प्रोग्राम्स दिखा रही है, उनको एम्प्लॉय करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो काम उनका रहता है। तो एक लोकल लेवल पे भी फेलियर हम कह सकते हैं। एवरी टाइम हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे, इर्रिस्पेक्टिव कि कोई BJP गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी एक्स गवर्नमेंट हो, द प्रॉब्लम हियर इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स दैट हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव, मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से हूँ। मेरा ये मानना है बेरोज़गारी पर कि यहाँ पर अगर देखा जाए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स सबसे बड़ी रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को भेजा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए और यहाँ पे इन्फ्लुएंस हम लोग हो रहे हैं पॉलिटिक्स से। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिक्स का है, जहाँ पे होना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी में पहली बात पॉलिटिक्स ही नहीं होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट का रीज़न भी यही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, और जब वो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उनसे अगर 4 क्वेश्चन अगर प्रेस पूछती है कि इसके बारे में बता दो, तो वो बता नहीं पाते हैं और उनको चाहिए होती है नौकरी।
जब उनको खुद ही अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। और रही बात स्कीम्स की कि लेबर बैड जॉब्स और क्या गुड जॉब्स, लेबर को लेकर लेबर को अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, लेकर एनजीओज़ का रोल होना चाहिए इसमें, मैक्सिमम एनजीओज़ प्ले करें इसमें रोल, एक कंसोर्टियम होना चाहिए उनके लिए। हेलो, मेरा नाम आलोक प्रजापति है, नवरत्न यूनिवर्सिटी से हूँ, स्कूल ऑफ साइंस से। मेरा मानना यह है बेरोज़गारी में कि आप जस्ट गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारी जो यूथ है, ठीक है, एक तो हमारा सबसे पहला इशू है कि पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ गई है। देख, अभी 140 करोड़ की हमारी तादाद पहुंच गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी रोल आता है कि ना कि हम खाली जॉब पे डिपेंड रहे। एंड ऐसा नहीं रहता कि जैसे उन्होंने बोला कि गुड जॉब बैड जॉब होती है, हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। काम दोनों कर रहे हैं, मेहनत दोनों की लग रही है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई अगर मज़दूर है तो वो बैड वर्क कर रहा है। वो भी तो उसका घर चला रहा है, उसको भी पालना है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी पढ़ाना है। और दूसरा, जैसे कि गुड वर्क के लिए इन्होंने जब जो भी बोला कि जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग भी सेम चीज़ें कर रहे हैं, वो भी उनका घर चला रहे हैं, उनको भी उनकी लाइफस्टाइल जीनी है, ठीक है। और बात रही कि एम्प्लॉयमेंट में, तो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स ला रही है, ठीक है, जैसे एमएसएमई की बात करी, एसएसआईपी की बात करी, दूसरे फंडिंग एजेंसीज़ भी है, जैसे कि और जैसे हम शोज़ भी आ रहे हैं हमारे शार्क टैंक जैसे, क्यों आ रहे हैं सब कि देश के युवाओं का थोड़ा मोटिवेट करे कि ठीक है हमें भी एक कुछ स्टार्टअप करना है। और ऐसे नहीं है कि लोग को मतलब स्टार्टअप नहीं करना है, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ध्यान में आती है कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, ठीक है। मैंने इतना 50,000 पैसा लगाया है, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि ठीक है मेरा 50,000 वापस आएगा कि नहीं, अगर डूब गया तो मैं और कहाँ से लाऊंगा, कोई कर्जा लेके करता है। तो पर कहीं ना कहीं हमको भी एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 50,000 लगा रहे हैं तो एक मेंटालिटी यूथ में ये भी होनी चाहिए कि ठीक है कहीं ना कहीं हमें ऐसा होगा कि बढ़ेगा, मतलब हमारा ये जो हमने जिस चीज़ में अप्लाई करा है, जो स्टार्टअप में करा है, कहीं ना कहीं तो हमारा रहेगा कि चलो फेल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ये चीज़ें। और बात रही कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हम कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, हम जैसे कि बोलते हैं 5 साल में, अभी क्यों लोग बोल रहे हैं कि 5 साल में जो भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो सब नीचे जा रहे हैं। उनका मेन रीज़न ये है कि पहले तो वो लोग बहुत रेस करेंगे फंड्स एंड मार्केटिंग करेंगे, बट एंड में ये रहता है कि जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक प्रॉब्लम जो होती है उन लोगों की, प्रॉब्लम हमें ऐसी चूज़ करनी जो सोशल ही रहे। और अभी क्या रहता है कि जैसे हमारा स्टार्टअप हो गया, मतलब अच्छा चल रहा है, तो मतलब अभी फाउंडर या किसी में ये वो आ जाता है कि नहीं अब मेरे को इससे पैसा कमाना है खाली, ना कि सोशली वर्क में हमें इन्वॉल्व होना है। तो ये एक मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। मेरा नाम शिराली अमीन है, मैं नवरत्न यूनिवर्सिटी से हूँ। जैसा कि नमन ने कहा कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं हमारे कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स या कोई भी डिग्री, द प्रोफेसर्स एंड एवरीबडी दे प्रमोट अस। वो लोग हमें बताते हैं कि उनके एफिलिएशंस किस किस के साथ है। और इसके अलावा भी जब हमारा पूरा एजुकेशन का साल 2 साल चल रहा होता है, उसके बीच में भी जो कोलैबोरेशंस होते हैं हमारे कॉलेज के, और आई एम श्योर एमएस के भी होंगे, दूसरे कॉलेज के भी काफ़ी कोलैबोरेशंस होते हैं, तो वो लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे कोलैबोरेशन इसके साथ है। तो जब हमारा ब्रेक पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल समर या विंटर्स में, तो वो लोग हमें आगे से इन्फॉर्म करते हैं कि ये सारे आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, तो आप इनमें आप अप्लाई करके, वो लोग हमें आगे से हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब हमारा स्टडीज़ का चीज़ सारा ख़त्म हो जाता है, हमारे पास 6 महीने का एक डिज़र्टेशन पीरियड होता है, जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि या तो हम इन स्कूल रह के कर सकते हैं या फिर हम किसी और इंस्टीट्यूशन में इंडिया या बाहर जाके कर सकते हैं। और वो नहीं भी करना है तो हम खुद के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड होता है कि हमें कॉलेज और स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में कितना गाइडेंस मिलता है और कितनी नॉलेज वो डिलीवर कर पाते हैं। सो हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, बिकॉज वो भी काफ़ी सारे स्कीम्स निकालते हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उन स्कीम्स को कैसे हमें लेना है और कैसे उसको ग्रास्प करना है वो हम पे है। तो सीधा हम उनको भी पॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज सारी अपॉर्चुनिटीज़ और सबका हमें भी आइडिया होता ही है। और टीवी तो सब देखते ही है, तो उस पर भी सब कुछ आता ही है, एंड इंटरनेट सबके पास होता है। तो मतलब एक्सेस तो आज अगर आप देखिए तो नॉर्मल लोग से लेके मतलब मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबके पास एक्सेस होता है। तो उस चीज़ से भी हमें पता चलता है कि कैसे क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी
हुए हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, आई एम श्योर सारे बच्चे यूज़ करते होंगे। जिनको आइडिया नहीं भी होगा, जिनके पास इंटरनेट होता है, वो लोग भी इसको ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेरा नाम मीना प्रधान है और मैं स्कूल ऑफ साइंस नवरचना यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा मानना भी यही है कि हम डायरेक्ट सब गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट जो कर सकती है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना, थोड़े उसमें रिफॉर्म्स लाना। जैसे कि हमारे इधर सब यूनिवर्सिटीज़ का फोकस होता है कि वो सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कोई इतना फोकस ही नहीं करता है। अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है भी और अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है तो फिर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा हमें। तो ये ग्राउंड रूल होना चाहिए कि पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कॉलेजेस को भी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैचलर्स में इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, डायरेक्ट मास्टर्स में आके यू विल हैव टू डू डेजर्टेशन। तो बैचलर लेवल से ही नवरचना यूनिवर्सिटी के जैसे कि एग्जांपल ले लें तो वो लोग हमें बैचलर्स में भी खोज प्रोजेक्ट करके देते हैं अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम खुद से रिसर्च करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा बेस लेवल ही, अगर हमारा फाउंडेशन ही इतना अच्छा है तो हम आगे जाएंगे तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाएगी। अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाया ही नहीं जाएगा तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें आता ही नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले हमें हमारा माइंडसेट भी इसमें चेंज करना पड़ेगा कि ये जॉब अच्छा है, ये जॉब अच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने बोला, हमेशा वाइट कॉलर जॉब होना ये नेसेसरी नहीं है। स्टार्टिंग तो किसी को ग्राउंड लेवल से ही करना पड़ेगा। पहले अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना हाई फाई जॉब मिल जाए, वो हर टाइम पॉसिबल नहीं है। तो हमें हमारा बेस भी बिल्डअप करना नेसेसरी है और हमें हमारा खुद का माइंडसेट चेंज करना नेसेसरी है। कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मेरा इस पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बताना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट आता कहाँ से और कैसे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जीडीपी के ऊपर होता है, ठीक है। जीडीपी हमारी बढ़ रही है, मैं मानता हूँ बढ़ रही है, सब लोग देख रहे हैं बढ़ रही है, हम न्यूज़ में देख रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन उसके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कर्ज ले रही है पता है? 83%। अपनी जीडीपी के 83% हम कर्ज ले रहे हैं। श्रीलंका ने 95% कर्ज लिया था, तो क्या हुआ वो हम सभी को पता है श्रीलंका का, ठीक है। तो हम शायद 83 और 95 मतलब 12% पीछे है। जैसे देश 2014 में शायद 3 लाख या 30 लाख करोड़ जितना कर्जा था, अभी वो बढ़ के 70-80 लाख करोड़ जितना कर्ज हमारे देश पे हो चुका है। उसके सामने हम सभी ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई रोज़गार नहीं है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। हमारी बहन ने बताया कि हमें कोई भी काम कर लेना चाहिए, ठीक है, कुछ भी मिल जाए। जैसे कि समझो मैंने एमकॉम किया है, तो मैं किसी अकाउंटेंट के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाके 1000, 1200, 1500 रुपये में स्टाइपेंड मिलता है हमें, तो हम वो स्टाइपेंड में काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले 3 साल है, उसमें से तीसरा साल है वहाँ से सब लोग लग जाते हैं बीकॉम में। मैं तो बेसिकली एमएस यूनिवर्सिटी से हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि 70% स्टूडेंट्स जॉब करते ही करते हैं, चले ही जाते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में रेगुलर अटेंडेंस नहीं है। पहली बात तो ये। फिर भी आज मैं 24 ईयर्स का हूँ, मेरे साथ के जितने भी है ना, उनका एक जो सैलरी का बेस होता है ना, वो 25,000 से ज़्यादा नहीं है। जबकि मैं धंधा कर रहा हूँ ना, तो मैं 2 लाख ऐसे ही कमा ले रहा हूँ। मैंने भी 4-5 साल पहले ही बिज़नेस चालू किया था। अब आ गई बात स्टार्टअप्स पर, ठीक है। ये धंधा पे ले आया, मैंने धंधा किया है। हमारे 83% जितने धंधे फेल हो रहे। फेल क्यों हो रहे हैं भाई? हम लोग पूरा जी जान दे रहे हैं, हम लोग तो एक नई जनरेशन वाले हैं, हम सोशल मीडिया का इतना यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग से पढ़ के आते हैं, फिर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो होता ये है कि हम जब मार्केट में निकलते हैं ना, तो क्या है, इन्फ्लुएंस जो क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं ना, जो वो बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। जैसे कि एक पानी की बोतल, पहले पानी का पाउच मिलता था 1 रुपये का, वो पानी का पाउच हो गया 2 रुपये का। अब पानी का पाउच ही बंद हो गया। अब सीधे बाहर जा रहे हो, 10 रुपये की पानी की बोतल लो, आपको 5 रुपये वाली पानी की बोतल सिर्फ कैटरिंग में ही मिलेगी। मतलब आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हो तो वहीं पे मिलेगी। ये है इन्फ्लेशन। यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे जैसे अब मैंने कैफ़े स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसा है कि 50% लोग कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में जा रहे हैं, यही हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का भी एक रीज़न है कि भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि भाई आप फ्लो के अंदर जा रहे हो, आप फ्लो के बाहर निकलो, उसके बाद आप कुछ अलग अपॉर्चुनिटी देखो, उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना है कि
आप पैसा तो दे रहे हो, मुद्रा में दे रहे हो या फिर वाजपेयी लोन दे रहे हो, ये सब लोन ऐसी है ना कि आपको विदाउट सिक्योरिटी मिलती है। मुद्रा लोन तो फिर भी सिक्योरिटी में है, लेकिन ये वाजपेयी लोन आपको जीएसटी के नंबर पर ही मिल रही है। आप पहले बिजनेस स्टार्ट कीजिए, 3-4 साल बिजनेस कीजिए, अपना जीएसटी नंबर लीजिए, उसके बाद आप ये लोन अप्लाई कीजिए। ये लोन लेने के बाद भी ऐसा है ना कि लोग ये लोन रीपे ही नहीं कर रहे। तो क्या ये सब चीज़ें हैं? मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर या हमारी सिर्फ जो नीतियाँ है उस पर दोष नहीं डालूंगा, लेकिन ये सब योजनाओं का मैंने लाभ लिया हुआ है और उससे ही आज हम कहीं ना कहीं आगे बढ़े हुए हैं। तो मैं सभी मेरे मित्रों को बताना चाहूँगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आज यहाँ पे 140 करोड़ की पब्लिक है, पॉपुलेशन हो चुकी है। उसके अंदर आप कहीं ना कहीं बिजनेस ढूंढने जाओगे तो आपको पहले 5 या 6 साल तो ऐसा है कि आपको लॉस में भी करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा हो जाए कि बंद कर दो। लेकिन नहीं भाई, चालू तो करना ही है, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी लेके आना है। क्योंकि मेरा खुद का केटरिंग बिजनेस है, डेकोर का बिजनेस है। आप देख लो, आज कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकलेगा वो पहले डेकोर करेगा, बोलेगा मैं बर्थडे डेकोर कर रहा हूँ, भाई आपको कुछ भी हो तो बता दीजिए। लेकिन भाई मैं भी बर्थडे डेकोर कर रहा हूँ, आप भी बर्थडे डेकोर कर रहे हो, मतलब है दो की बर्थडे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 10 ऑप्शंस है। तो आप क्या करोगे कि भाई मेरा तो 1000 में काम हो रहा है तो फिर मैं 1200 क्यों दूँ, मेरा 1200 में हो रहा है तो मैं 1500 क्यों दूँ। उसके वजह से यहाँ पे सब स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, या फिर NGOs को सोचना पड़ेगा कि ये स्टार्टअप फेल क्यों हो रहा है, इस पर एनालिसिस किया जाए। क्योंकि आज कम से कम 3-4 लाख करोड़ जितने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांट दिए है, सबको दे दिया है, लेकिन उसके सामने रीपे नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी हमारी देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ये सब तो युवाओं को भी सोचना है। लेकिन मैं ये तो है ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है, कहीं पे भी जॉब्स नहीं है, वो भी है। क्योंकि आज वडोदरा सबको पता होगा कि सेकेंड लार्जेस्ट IT हब है, सबसे ज़्यादा बेंगलुरु के बाद बड़ोदरा में सबसे ज़्यादा जॉब्स है IT रिलेटेड। फिर भी यहाँ पे IT वाले घूम रहे हैं, जो बड़ौदा से है वो भी घूम रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IT भी कर लिया है। तो उसके सामने अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है। जैसे कि कोई BE करके निकला है, कोई ITI करके निकला है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं पता है, ये सब इंडस्ट्रीज़ वाले, कि हम तो सिर्फ ITI वालों को लेंगे। हमें भाई इंजीनियर्स को लेके 40,000 सैलरी क्यों दे, हमारा काम तो 15,000 में पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें है जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है। तो इस पर भी हमें सोचना है। अब यार हम युवा ने ना सो गए, हम सोते रहते हैं। हम अब तो ऐसा है कि इतना डर लगने लगा है ना कि हम सोशल मीडिया पर भी अपनी बात नहीं रख रहे। अपने सोशल मीडिया पर तो रख दो भाई, हमें पता है कि आप रोड पर नहीं निकलोगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एटलीस्ट अपनी बात रख दीजिए, ताकि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि भाई हमारे साथ ये हुआ है। तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी कहीं ना कहीं। हम भाई ये लड़त के सहभागी रह चुके हैं, लेकिन हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जैसे हमारे भाई ने बताया यहाँ पे पीछे कि भाई आपको काम करना है, कुछ भी काम मिल जाए तो हम कर लेंगे। चलो मैं बता दे रहा हूँ, मैंने MCOM किया है। आज मुझे कोई बोलेगा झाड़ू पोता कर दो या फिर पकोड़े की दुकान खोल दो, मैं नहीं खोलूँगा भाई। मैं क्यों खोलूँ यार, आता है, स्किल है मेरे में, पर मैं क्यों खोलूँ भाई। मैंने जो पढ़ा है मुझे वही करना है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव है कि भाई मुझे बिजनेस करना था तो मैंने किया, वो अलग बात है। लेकिन अभी क्या है, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट ही ऐसे कि भाई ऐसा थोड़ी है कि जॉब मिल रही है तो ही उसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट है। आप लोग पकोड़े की दुकान खोलो ना, वहाँ से आप कमा नहीं रहे हो 500,000 रुपया, तो क्या है। ये चीज़ है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। क्योंकि यार हम लोग तो देख रहे हैं ना, मैं तो चलो ऐसा नहीं है, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये 90% लोग सब एक ही फ्लो में जा रहे हैं, 10% लोग सिर्फ अलग फ्लो में चल रहे हैं। पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाह रहा मैं इसे, फिर भी समझिए अपने साथ ही कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। 1200 रुपये का गैस का बॉटल है, ठीक है, फिर 1000 रुपये या 2200-2300 रुपये का एक तेल का डिब्बा आ रहा है। आज मैं केटरिंग का बिजनेस करने जा रहा हूँ, अगर आपके यहाँ पे किसी 100 लोगों की बर्थडे पार्टी और मुझे जाना है ना, तो मेरा बजट ही नहीं बनेगा कि मैं 6,000-7,000 से कम लूँ पैसा। तो आप लोग भी सोच लोगे कि भाई नहीं करवाना ही नहीं है, मतलब मेरा तो धंधा गया, उसके साथ साथ मेरे पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, उन सभी का धंधा जा रहा है। इंडिया में अगर किसी को भी अच्छे से कमाना है, हमारा देश चलाना है, तो उसके लिए मैरिजेस होने वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर शादी हो रही है ना, तो सुनिए मैं सच बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ये सब इसके साथ ही है। मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या बोल नहीं सकते। देखो अगर शादी हो रही है ना, तो घर में कलर काम होगा, घर में थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ होगा वो रिपेयर होगा,
उसके साथ साथ केटरिंग वाला आएगा, लाइटिंग वाला आएगा, उसके साथ साथ डेकोर वाला आएगा, उसके साथ कपड़े जूते वाला भी आएगा, हेयर सलून वाला आएगा। सब लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। अगर यही चीज़ बढ़ गई, इसी में पैसा बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? शादियाँ कम हो जाएगी, या फिर हम लोग 1000-1200 लोगों को बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उनमें से ऐसा होगा कि 500-600 को बुलाएंगे। ठीक है, ये मैं मेरे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, हमारी ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई, और इसी के लिए आज इंडिया अच्छे से चल रहा है। तो क्या है कि हम सभी को सोचना है, हम सभी युवा है, तो ये देश कहाँ जा रहा है। देश के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन देश की गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना है, कहीं पे उनके साथ जाके खड़े रहना है। आज यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। मुझे लग रहा है कि हैशटैग अगर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया होता, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 साल बाद भी ये हैशटैग कोई नहीं तोड़ सकता ट्विटर पर। ठीक है, क्योंकि इंडिया में है ही 140 करोड़ लोग, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस हमें आगे बढ़ना है। तो अभी इन स्टूडेंट्स ने बात करी बेरोज़गारी, रोज़गारी और जो स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इस वक्त बेरोज़गारी से हटकर भी कई ऐसे समस्याएं हैं जिससे देश अभी जूझ रहा है। तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि इस वक्त ऐसा कौन सा मुद्दा, ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे फिर वो रेप केसेस हो या कोई भी क्राइम केसेस हो, या कोई भी उनके हिसाब से ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर सबसे ज़्यादा सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो आज हमारे देश में चल रहे हैं, बट मेरे ध्यान में जो लगता है जो सबसे ज़्यादा केसेस चल रहे हैं वो ये है कि आज हम देख रहे हैं यूथ की, चलो अगर बात कर रहे हम, तो यूथ में सुसाइड केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। वो चाहे फिर वो रेप केसेस की वजह से हो, चाहे वो रैगिंग केसेस की वजह से हो, बट ये या वो मेंटल इश्यूज़ की वजह से हो। बट हम ये देख रहे हैं कि यूथ जो है वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा है। यूथ काफ़ी ऐसे केसेस है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19-20 साल के जो बच्चे हो रहे हैं और किसी एक ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह से वो उस चीज़ को हैंडल ना करके वो सुसाइड कमिट कर दे रहे हैं। वो चलो उन्होंने तो सुसाइड कमिट किया, वो उनका मैटर है, बट उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हम पे भी आता है कि क्यों ये सब हो रहा है। हमको यूनिवर्सिटी हो या काम पे जाना हो, जैसे उन्होंने बोला था विमेन वर्क स्पेस की बात की थी उन्होंने, विमेन वर्क स्पेस में भी काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जो हम जितना डेटा हम लोग न्यूज़ पे पढ़ते हैं, काफ़ी ऐसे केसेस है जो डेटा में नहीं एनरोल होता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि क्यों ये बच्चे जो हैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जो बच्चे हैं उनका पहला ही दिमाग में ये आता है कि चलो मैं सुसाइड कमिट करके ये बात को ख़त्म कर दूँ, क्यों बच्चे हैंडल नहीं कर पा रही है स्ट्रेस को। ये मेरे को लगता है कि देखना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे हिसाब से आई थिंक अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वो दो है। जैसे कि एक हमारा पर्यावरण जो बदल रहा है कॉन्स्टेंटली, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके वजह से हम लोग अलग अलग हमको कभी भी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों के उत्पादों में इश्यूज़ आते हैं। और दूसरा एक है कि जो कांस्टेंट रिलीजियस डिवाइड बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, उसका कारण हमें से किसी को मालूम हो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम चल रहा कि क्यों इतना दो रिलीजन एक दूसरे के खिलाफ बढ़ रहे हैं, क्यों ये सब हो रहा है मालूम ही नहीं चल रहा। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे फोकस करके हमारे ये चीज़ अगर सॉल्व कर दे तो हमारा इंडिया इज़ वेरी केपेबल कि हम लोग बहुत आगे निकल जाए इन सब से। मेरे हिसाब से अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि मीडिया में जो चाटुकारिता बढ़ रही है उससे रिलेटेड सोचने की ज़रूरत है। इसके रिलेटेड सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को एक बॉडी बनाने की ज़रूरत है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज का रिप्रेजेंटेशन हो और एक इलेक्टोरल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन हो। तो इससे जो सही मुद्दे की पहुंच है लोगों के पास वो पहुंच नहीं पा रही है और लोग गलत मुद्दों पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जात, धर्म, कलर, ये सब चीज़ के बात पे लड़ रहे हैं। आजकल न्यूज़ चैनलों पे पाकिस्तान की चर्चा ज़्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें कम हो रही है, इन्वायरमेंट के बारे में कम बातें हो रही है। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो अब हमने इन स्टूडेंट्स की प्रतिक्रियाएं तो जान ली, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को एक अथॉरिटी मिलती है कि एज अ गवर्नमेंट आप कोई चेंजेस ला सकते हैं आज की जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनमें, तो आप क्या कदम उठाएंगे, क्या योजना निकालना चाहेंगे, जो भी आपके हिसाब से आप अपने पॉइंट्स रखना चाहें वो बताइए। मेरा पहला पॉइंट ये है कि हमें मेंटल वेलबींग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि इसने बताया कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। और सेकंड मेरा ये कंसर्न है क्लाइमेटिक चेंज, उसके ऊपर भी हमें बहुत फोकस करना चाहिए। और थर्ड मेरा ये है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करना चाहिए जिससे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करें, ना ही कि सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में रहे और हम प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दे ही ना। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आने चाहिए। मेरे हिसाब से कि अभी जो
जैसे कि कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ और सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। पर जो मतलब आजकल ऐसी कई जगह है जहाँ पे एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स अपॉइंट नहीं होते हैं। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत कुछ है जहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं होता है लोगों को। जिनको इच्छा है अपनी तरफ से कुछ करने की, उनके पास भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। पहले यूनिवर्सिटीज़ को हर एक यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसा नहीं कि IIT IIMs जो भी बड़ी बड़ी हैं वहाँ पे तो सब कुछ मिलता ही है, पर हर यूनिवर्सिटी को उतना डेवलप करना चाहिए कि वहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हो कि कोई भी बच्चे को मतलब कुछ भी करने की इच्छा हो तो वो जाके अपनी बात रख सके और वो अपनी तरफ से देश के लिए जो योगदान देना चाहता है वो दे सके। सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। अब हर इंसान अपनी तरफ से अपने जेब से तो सब कुछ नहीं कर सकता है ना। लोगों, जो गवर्नमेंट है उनको अपनी जो फंडिंग से इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि बच्चे अपना फ्यूचर के लिए जो भी करना चाहते हैं कर सके अच्छे। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा क्या चेंजेस होने चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। जैसे कि हमारे साथी मित्र है नवरचना यूनिवर्सिटी से, उनकी फ़ीस लाखों में जाती है, तो सिर्फ उनके लिए नहीं है, सच में सिर्फ आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये मेरा भाई है, वो भी नवरचना स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, मैं अम्बे विद्यालय से पढ़ा हुआ है। हम सभी ने कहीं ना कहीं, हमारे पेरेंट्स ने अपनी इनकम के 20 to 30% जितने रुपए सिर्फ एजुकेशन में डाल दिए। तो क्या एक बेस ही है जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, वो है एजुकेशन। तो मैं अगर PM होता या CM होता तो मैं पहले तो ये इम्प्लीमेंट करता कि भाई कम से कम फीस हो, जितना पैसा बच सकता है एजुकेशन के पीछे उतना बचाता और अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सके, ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता तो मैं वो करता। इन्होंने जैसे अभी कहा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे हम बोलते रहेंगे, कितना इम्प्लीमेंट होगा कितना इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो हमारे हाथों में नहीं है, बट अगर कर सकते तो सब कैसे एजुकेशन पॉलिसी को हम बेहतर कर सकते हैं। सबने सुना है AI की वजह से एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, AI की वजह से भी काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट केसेस आ रहे हैं। कितने सारों के जॉब्स AI की वजह से नहीं तो जा चुके हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो उनकी सैलरी थी उसमें से घट चुकी है उनकी सैलरी बिकॉज AI। हम क्यों AI का सहारा ले रहे हैं? बिकॉज बच्चों को जिस तरीके से उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग हो गई, खुद से सोचने की जो क्षमता होती है, वो जो है वो आज AI की वजह से या इन कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से ख़त्म होती जा रही है। अच्छी बात है कि हम AI में डेवलप कर रहे हैं, हम काफ़ी चीज़ों में ITI बेसिस पे डेवलप कर रहे हैं, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों का जो नींव है, जो उनका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं, ताकि अगर कभी AI का सहारा ना लेना पड़े तो वो खुद से अपने बलबूते पे सोच के जो देश को है वो आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से जैसे कि उन्होंने बोला था कि पर्यावरण में सबसे पहले रिफॉर्म्स लाना चाहिए। लोग बोल तो रहे हैं कि मतलब EVs आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, पर आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है वो लिथियम आयन से बनती है? अब ऐसा तो है नहीं कि लिथियम आयन हम लोग ऐसे ही कहीं से प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, वो भी तो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, उससे भी एक टाइप की ग्लोबल पॉल्यूशन में वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा बोल रहे हैं कि सपोज पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, एक एनर्जी कंजर्व हो रही है, बट लिथियम आयन से जो माइनिंग हो रही है, सबसे पहली बात जो माइनिंग है, हमारे जो सॉइल है वो सॉइल डिपोजिशन सबसे पहले कम हो रहा है, जो वहाँ के आयन्स है, मिनरल्स है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का कल्चर है, वो सब अफेक्ट कर रहा है। सेकंड चीज़ है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस अभी भी आई नहीं है, भले कि हमारे में बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, लोग इतना रैलियाँ निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, हमारा खुद एक प्लास्टिक टाइट टनल चैलेंज भी हुआ है UN बेस्ड, ठीक है, बट कहीं ना कहीं लोगों को इतनी अवेयरनेस आई नहीं है कि हमें इतना ध्यान देना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि ये मौसम में अभी बारिश हो रही है हमारे में, कभी धूप आ रही है, कभी एकदम से बादल आ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों में अभी अवेयरनेस इतनी लानी बाकी है कि वो इतना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है एनवायरनमेंट। अगर मुझे अथॉरिटी मिले तो जो गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स लगातार से लगातार आ रही हैं और उसकी पहुंच लोगों तक नहीं हो रही है, तो उससे रिलेटेड एक पॉलिसी बनाऊं और इस पॉलिसी में मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाऊं कि हर कॉलेजेस, हर स्कूल्स में एक क्लब हो
गवर्नमेंट स्कीम्स के अवेयरनेस से रिलेटेड। हमारे साथ में लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें अगर पीएम की अथॉरिटी मिलती है तो वो क्या बदलाव लाना चाहेंगे। वैसे ही मैं लॉ स्टूडेंट से ये पूछूंगी कि अगर क्राइम के रिलेटेड कोई अथॉरिटी आपके पास में आए कि आप कोई बदलाव ला सकें तो क्या कदम आप उठाएंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि देश में क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये कहीं से किसी से भी नहीं छुपा है। और इसमें ये भी देखना चाहिए, कोर्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं उसमें कई सारे फेक केसेस भी निकल रहे हैं आज की डेट में। और अगर जो रियल केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, उसमें जो जेल में कैदी हैं, किरण बेदी ने एक इनिशिएटिव लिया था अपने समय पे कि जेलर्स के माइंडसेट को चेंज करना। जैसे कि आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट है, उसमें बच्चों के माइंड को ट्रेन किया जाता है कि उनको एक डायरेक्शन दी जाती है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलें, क्राइम की दुनिया से बाहर हटें, गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। उस तरीके से आज की डेट में वडोदरा में कई सारे NGOs इनिशिएटिव ले रहे हैं, सेंट्रल जेल में इनिशिएटिव लेके उनका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। देश में क्राइम रेट बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोर्ट्स पे मामलों का दबाव, मतलब इतनी सारी केसेस हो गई हैं, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हियरिंग करने भी लगे तो 112 साल लगेंगे। तो अगर क्राइम खत्म करना है तो पहले जो प्री ट्रायल प्रिजनर्स हैं जेल्स में, उनको पहले सही में न्याय दिया जाए। तो जब कोर्ट में मामलों का दबाव कम होगा तो वो जो क्रिमिनल जो प्रोसीजर है, जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, वो धीरे धीरे फास्ट प्रोसीजर में होने लगेगा। तो जब सबको न्याय मिलने लगेगा, जब स्टेट सारी कानून व्यवस्था को तय करने लगेगी, प्रॉपर करने लगेगी, तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आज हमने बात करी कि सरकार जो कदम उठा रही है वो कितनी ज़रूरी है और कितनी नहीं, और साथ साथ युवा की इस बदलाव पर क्या सोच है। मैं इन सबसे शुक्रिया कहना चाहूँगी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी सारी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। वीएनएफ हमेशा से देश से जुड़े और समाज से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है, आगे भी इस तरह के टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप किस टॉपिक पर जो अभी नेशनल चल रहा है, उन किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, ये हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।